अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम लोग जो हैं वो स्टॉक मार्केट एनालिसिस पे बात करेंगे। बेटा याद रखिएगा, बेसिकली दो तरह की अप्रोचेज होती हैं किसी भी सिक्योरिटी या इक्विटी मार्केट को एनालाइज करने के लिए। एक अप्रोच है जिसमें हम टॉप टू डाउन चीज़ों को एनालाइज करते हैं, कंसिडर करते हैं। एक अप्रोच है जिसमें से जिसको हम बॉटम अप अप्रोच कहते हैं। दोनों में से आज जो हम बात करेंगे दैट इज़ अ टॉप टू डाउन अप्रोच टू फंडामेंटल सिक्योरिटी एनालिसिस। अब ये टॉप टू डाउन अप्रोच इसको है क्या, इसको टॉप टू डाउन क्यों कहते हैं? बेटा इसमें सबसे पहले हम किसी भी सिक्योरिटी को एनालाइज करने से पहले रेलिवेंट जो मार्केट होती है उस मार्केट का एनालिसिस करते हैं। ये इसका पहला स्टेप है, दैट इज़ टू एनालाइज दी मार्केट। मार्केट को एनालाइज करने के बाद फिर हम उस रेलिवेंट सेक्टर या इंडस्ट्री को फोरकास्ट करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। फॉर इंस्टेंस, इफ आई एम इंटरेस्टिंग इन द स्टॉक ऑफ होंडा होंडा कंपनी के मैं स्टॉक में इंटरेस्टेड हूँ, तो भाई मैं सबसे पहले मार्केट एनालिसिस करूँगा कि भाई इकोनॉमी ओवरऑल उसका ट्रेंड क्या है, उसको देखेंगे आज हम के इकोनॉमी के ट्रेंड कैसे देखे जा सकते हैं। इसके अलावा फिर मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस चेक करूँगा, उसका ट्रेंड देखूँगा और उसके बाद फिर मैं वो स्पेसिफिक कंपनी की बात करूँगा जिसके स्टॉक में मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे मार्केट की, और आज का जो हमारा लेक्चर है इसका कंसर्न भी यही है कि हम लोग ओवरऑल मार्केट को कैसे एनालाइज कर सकते हैं और ओवरऑल इकोनॉमी का स्टॉक मार्केट के साथ क्या लिंक होता है। आज हमने ये एक रिलेशनशिप क्रिएट करना है। तो अभी हम बात कर रहे थे टॉप टू डाउन अप्रोच की। टॉप टू डाउन अप्रोच में 3 स्टेप्स हैं बेसिकली। फर्स्ट स्टेप में हम ओवरऑल मार्केट का एनालिसिस करते हैं, उसका ट्रेंड देखते हैं, मार्केट में देखते हैं एक्सपेंशन आ रही है या कॉन्ट्रैक्ट हो रही है मार्केट। इसके अलावा स्टेप 2 में हम लोग ये देखते हैं कि रेलिवेंट जो इंडस्ट्री है उस इंडस्ट्री की ग्रोथ और उसमें डिक्लाइन और इसके सारे मामला देखे जाते हैं। और थर्ड वन इज़ स्टेप नंबर 3 जिसमें हम पर्टिकुलरली उस कंपनी के स्टॉक की बात करते हैं जिसका हम एनालिसिस करने जा रहे हैं या जिसके बारे में हम डिसाइड करना चाह रहे होते हैं कि अच्छा भाई हमें ये ख़रीदना चाहिए या नहीं। तो ये 3 तरह की अप्रोचेज होती हैं। बेटा एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो स्टेप है ना, ये एक स्टॉक मार्केट या सिक्योरिटी एनालिस्ट परफॉर्म कर रहा होता है या एक इन्वेस्टर इन चीज़ों को देख रहा होता है। ऑडिटर भी यही काम करता है। ऑडिटर के बारे में आपको पता होगा कि ये एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है जो कंपनी के जाके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को चेक करता है और एंड पे रिपोर्ट देता है। डेफिनेटली आपको इसका पता होगा। ऑडिटर को जब असाइनमेंट मिलती है किसी कंपनी के ऑडिट की तो उसको भी इन 3 चीज़ों का पता होना चाहिए। नंबर 1 कि इकोनॉमी में ओवरऑल ट्रेंड क्या जा रहा है। नंबर 2 वो जिस कंपनी को वो एनालाइज करने जा रहा है उस कंपनी की इन्वायरमेंट कैसी है, उसके कंपेटिटर्स कैसे हैं। नंबर 3 फिर उसने कंपनी का जाके एनालिसिस करना है और उसका ऑडिट करना है। तो उस ऑडिटर के लिए भी 3 चीज़ों का उसको पता होना ज़रूरी है। और बीइंग ए स्टूडेंट भी आप लोगों को मार्केट या इकोनॉमी के ट्रेंड का बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। और जैसा कि आपको आज पाकिस्तान की मार्केट देखें या सॉरी पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करें तो एक बड़े डिक्लाइन के बाद हम रिकवरी फेज़ की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, कोविड-19 की वजह से एक स्लंप आया था जिसको वर्ल्ड बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस भी डिक्लेयर कर दिया था गालिबन मार्च में। तो उसके बाद अब हम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो लॉकडाउन फेज़ से निकल के रिकवरी फेज़ की तरफ जा रहे हैं इकोनॉमी में। जो है वो नो डाउट कुछ इंडिकेटर्स जो हैं वो बड़े ख़राब है इस वक्त। लाइक अगर इन्फ्लेशन की बात करें, अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो डेफिनेटली ये इंडिकेटर जो है वो थोड़े से जो है वो एडवर्स दिखाई देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम इकानमी में रिज़र्व्स की बात करें तो हमारे फॉरेन रिज़र्व्स बड़े इम्प्रूव हुए हैं।
टैक्स की बात करें तो टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि हमने कोविड में अपना हदफ जो है वो पूरा कर लिया है, ठीक है। तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें आपको मिक्स किस्म का ट्रेंड नज़र आता है, लेकिन ओवरऑल वी आर मूविंग टुवर्ड अ रिकवरी फेज। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे टॉप टू डाउन अप्रोच की, जिसमें आज के लेक्चर में हमारा फोकस होगा कि अच्छा ये ओवरऑल इकोनॉमी मार्केट को कैसे एनालाइज किया जाए। तो डेफिनेटली बेटा चीज़ों को उनके इंडिकेटर्स के साथ एनालाइज किया जाता है। लाइक अगर हम कंपनी की परफॉर्मेंस की बात करें, मैंने किसी कंपनी की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है, तो कैसे एनालाइज करेंगे? चलें, कंपनी से भी पहले हम एक इंडिविजुअल को एनालाइज करते हैं। बड़ा सिंपल सा बात है कि एक एक आम इंसान को हमने एनालाइज करना है जी, एक्स वाई जी, वो एक कैसा इंसान है, तो उसके बारे में डिफरेंट इंडिकेटर्स होंगे। लाइक उसके फ्रेंड्स से पूछा जा सकता है, उसकी यूनिवर्सिटी में ग्रेडिंग देखी जा सकती है कि ये पढ़ाई में कैसा है, उसके दोस्तों से डेफिनेटली पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप डिफरेंट एंगल से किसी भी चीज़ की परफॉर्मेंस को एनालाइज कर रहे होते हैं। कंपनीज की परफॉर्मेंस भी ऐसे चेक की जाती है, और मार्केट्स की और इकोनॉमीज की परफॉर्मेंस भी डिफरेंट इंडिकेटर्स की मदद से मेजर की जाती है। तो देखते हैं जी, आज पहला जो हमारा मेन कंसर्न है, एनालाइज द इकोनॉमी और मार्केट। असेसिंग द इकोनॉमी, बेटा इकोनॉमी की असेसमेंट करने के लिए जो सबसे रिलायबल इंडिकेटर है दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जीडीपी क्या है, बहुत सुनते हैं, बड़े सालों से सुनते आ रहे हैं जीडीपी के बारे में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बेटा बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि जीडीपी है क्या। और मेरा ख्याल है अभी इस लेक्चर के बाद आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जीडीपी और डिफरेंट इंडिकेटर्स जो हैं जिसको जीएनपी कहते हैं, इनमें फ़र्क क्या होता है। लोग फ़र्क ही नहीं कर पाते। अच्छा, मैं पूछूं जी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, कुछ बच्चे कह देंगे ठीक है जी सर, एक इकोनॉमी के अंदर एक साल के दौरान जो गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं या सर्विसेज रेंडर की जा रही हैं, इनको इनकी मार्केट वैल्यू निकाल ले तो ये जीडीपी है, ओके। और अगर उनसे पूछा जाए तो अच्छा फिर जीएनपी क्या है, तो जीएनपी पे आके बच्चे फिर रुक जाते हैं। अच्छा, जीएनपी भी इसी तरह की कोई मिलती जुलती चीज़ है। तो सबसे पहले बेटा जीडीपी और जीएनपी, पहले नंबर पे ये बात, तो ये एक किसी भी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए उसकी इंडिकेटर है। जीडीपी से इकोनॉमी का ट्रेंड देखा जाता है, उसकी परफॉर्मेंस देखी जाती है। अच्छा, जीडीपी और जीएनपी में यहाँ पे मैं आपको फ़र्क बता दूँ। जीडीपी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीएनपी है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब डोमेस्टिक और नेशनल, इस इन वर्ड्स को पकड़ लेना है। डोमेस्टिक से ये मुराद है कि किसी एक साल में किसी एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर दो काम जो हो रहे हैं, एक गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं या सर्विसेज रेंडर हो रही हैं, इन दोनों को कंबाइन कर लिया जाए, मार्केट वैल्यू लगा दी जाए, तो दैट इज लूजली स्पीकिंग दैट इज अ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक रीजन के अंदर, एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर, अगर मैं फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान की जीडीपी की बात करूं, तो भाई पाकिस्तान के बॉर्डर्स के अंदर अंदर एक साल के अंदर जितनी भी गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं या जितनी भी सर्विसेज रेंडर की जा रही हैं, इनको बेटा अगर कलेक्ट कर लिया जाए तो दैट इज़ अ जीडीपी। तो इससे पता चला कि जीडीपी एक मुल्क के स्पेसिफिकली रीजन के अंदर पैदा होने वाली अशिया और खिदमत का मजमूआ है। लेकिन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ये है कि किसी भी कंट्री के नेशनल्स ने कितना कमाया। अब हमारे कुछ लोग पाकिस्तानी बाहर भी जाके कमा रहे हैं अब्रॉड में, उनकी इनकम भी इसके अंदर जीएनपी में शामिल होगी। इसमें एरिया स्पेसिफिक नहीं देखते, इसमें हम पीपल स्पेसिफिक देखते हैं कि नेशनल्स कितना कमा रहे हैं। लिहाजा जीडीपी में अगर कोई फॉरेनर्स पाकिस्तान में आके कमा रहे हैं तो वो भी जीडीपी में ऐड होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कितना कमाया जा रहा है दैट इज जीडीपी। और जीएनपी जो है नेशनल्स ने कितना कमाया। अब वो नेशनल हमारे इधर भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं।
हाँ, कोई फॉरेनर अगर पाकिस्तान में आके कमा रहा है तो वो इसमें नहीं होगा क्योंकि वो नेशनल नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल स्पीकिंग के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है that is a basic measure of country's output used in the national income accounts. अच्छा, the real GDP is the single best measure of overall economic activity. ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेजर करने के लिए जीडीपी का जो है वो जीडीपी को देखा जाता है और उससे इकोनॉमी की परफॉर्मेंस की असेसमेंट की जाती है। तो पहले इफ़ यू आर इन्वेस्टर, सबसे पहले अगर आप किसी इकोनॉमी की असेसमेंट करना चाहते हैं तो बेटा सबसे पहले आपको उसके डिफरेंट इंडिकेटर्स देखने हैं और सबसे पहले जो मेन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है दैट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और अगर आपकी इंफॉर्मेशन डेफिनेटली आपको पता होगा, आप आजकल मीडिया के साथ कनेक्टेड होंगे, ये जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है जिसमें ये अलायंस है कुछ 10-11 पार्टीज़ का, जो अपोजिशन है जो गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो स्ट्राइक कर रही है या उसको एहतजाज कर रही है, प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रही है, उनकी उनका जो प्रमाइज़ है ना, ये उनका जो आइडिया है वो दो बातें कर रहे हैं। मेन मेन उनके दो इश्यूज हैं। फर्स्ट वन इज पुअर गवर्नेंस। वो कह रहे हैं जी गवर्नमेंट नहीं चल रही इसे पाकिस्तान तरीके इंसाफ से। सेकंड उनका प्रमाइस है वो एक उन्होंने एक इकोनॉमिक इंडिकेटर पकड़ा हुआ है, ठीक है, दैट इज इन्फ्लेशन। वो कहते हैं जी महंगाई बहुत हो गई है। डेफिनेटली बेटा महंगाई तो हो गई है, आप देखें प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रही है चीज़ों की। तो ये पीडीएम जो है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो आजकल इधर जो जलसे हो रहे हैं, इनकी बेसिक जो स्टांस है, बेसिक जो इनका एजेंडा है वो इन दो बातों पे ये लड़े हैं। एक पुअर गवर्नेंस पे, दूसरा एक इन्फ्लेशन रेट पे, जी बहुत महंगाई हो गई है। तो ये अब बात चल रही थी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की, तो इन्फ्लेशन रेट, एम्प्लॉयमेंट लेवल, इनकम लेवल, जीडीपी, ये सारी चीज़ें जो है वो किसी भी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस का इंडिकेटर होती है। वो भी परफॉर्मेंस पे बात कर रहे हैं। अच्छा, जीडीपी से हम आगे चलते हैं। बिजनेस साइकिल। अब ये बिजनेस साइकिल क्या है? अब जीडीपी से हमें इकोनॉमी के ट्रेंड का पता चलता है। अब इकोनॉमी का जो ट्रेंड है इसको डिफरेंट फेजेस में देखा जा सकता है कि क्या इकोनॉमी में बूम है, एक्सपेंशन है, रिसेशन है, कॉन्ट्रैक्शन है, इकोनॉमी किस साइड पे जा रही है? बूम, जब तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेटा फेवर में जा रहे हो, आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो बेहतर है, आपका रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, आपका जो है वो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है, इकोनॉमी की जीडीपी की ग्रोथ बड़ी अच्छी जा रही है, तो यू आर मूविंग टुवर्ड बूम। और अगर इन्हीं फैक्टर्स को एडवर्स कर दिया जाए तो इकोनॉमी में डिक्लाइन आ रहा है। अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी जो इकोनॉमी है ये किस बिजनेस साइकिल में फॉल कर रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो आंसर मिलेगा दैट विल बी रिकवरी फेज। हम अभी रिकवरी फेज में हैं, ठीक है। रिकवरी, जब आप डिक्लाइन आता है, डिक्लाइन के बाद आप इम्प्रूव कर रहे होते हैं, तो दैट इज़ योर रिकवरी फेज। अच्छा, तो एक इन्वेस्टर को किसी भी इकोनॉमी में बिजनेस साइकिल का पता होना चाहिए कि भाई हमारी इकोनॉमी का ट्रेंड क्या है, अभी किस साइड पे जा रही है, क्योंकि यहीं पे डिसीजन मेकिंग की जाती है कि वेदर यू आर गोइंग टू बाय सम शेयर और यू मस्ट सेल इट। फॉर इंस्टेंस अगर मैं एक इन्वेस्टर हूँ और मुझे पता है कि इस वक्त प्राइसेस में डिक्लाइन आया हुआ है, ठीक है, और अभी अगर मैं स्टॉक ख़रीद लूँ तो कल को इम्प्रूवमेंट आएगी इकोनॉमी में, रिकवरी फेज़ में जा रही है इसके बाद इकोनॉमी, और उसके बाद प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी, और जब प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी तो आई विल बी अर्निंग। तो मैं उस फेज़ को देखते हुए जो है वो
क्या कहते हैं क्या कहते हैं उसको, मैं स्टॉक बाय कर लूँगा। चलें स्टॉक की मिसाल छोड़ते हैं, हम एक टिपिकल एग्जांपल लेते हैं। अभी रिसेंटली बेटा कोविड में आपने देखा होगा, अगर आपने ट्रेंड देखा हो, तो ये ऑनलाइन शॉपिंग का बड़ा जो है वो ट्रेंड बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये लास्ट रमज़ान की बात है, तो आई वाज़ एनालाइजिंग दी मार्केट, मैं चीज़ें देख रहा था, तो साथ साथ मैं ना मॉर्निंग में ओ एल एक्स विज़िट कर रहा था, मुझे कुछ एक दो चीज़ें चाहिए थी, तो मैं उन अपनी जो है कंसर्न अपनी मार्केट है उसके इर्द गिर्द के देख रहा था उसको, कि ओवरऑल मुझे जो भी चीज़ चाहिए थी मैं उसको परचेज़ करने के लिए सुबह रोज़ देखा करता था उसको ओ एल एक्स को। अब बेटा ओ एल एक्स में मैंने जो रमज़ान गुजरा है रिसेंटली लॉकडाउन में, अ, बहुत ज़्यादा ट्रेंड देखा है, लोग अपनी चीज़ें बेच रहे थे। एवरीवन वाज इन फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, प्रॉब्लम में थे लोग, फाइनेंशियल जो है वो प्रॉब्लम सारों के बढ़ गए हुए थे, कुछ लोग की सैलरीज को कट लगे हुए थे, कुछ लोगों की सैलरीज जो है वो मिल नहीं रही थी, अगर दुकानदार थे तो लॉकडाउन की वजह से उनकी भी इनकम जो है वो अफेक्ट हुई हुई थी। एक सर्वे के मुताबिक मैं आपके साथ अगर शेयर करूँ, स्मेडा का बेटा कोविड-19 में स्मेडा का सर्वे बड़ा इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी वेबसाइट पे जाके smeda.org.pk, और वहाँ पे जाके आपने कोविड-19 से रेलिवेंट एक सर्वे है वो देखिएगा। उस सर्वे में ये रिपोर्ट पेश की गई है कि 90% बिजनेसेस ने ये रिपोर्ट किया है कि दे वर इफेक्टेड इन पाकिस्तान। 90% बिजनेसेस, जिनमें से अगर आप कह लें 50% ने सीवियर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कोट की हैं, 50% बिजनेसेस ने। और कुछ बिजनेस ने कहा है कि अगर हमें इस फाइनेंशियल सपोर्ट ना मिले तो हम लोग विद इन 2 वीक्स हमारा बिजनेस क्लोज हो जाएगा। तो ऐसी ऐसी भी रियलिटी, ऐसे ऐसे भी फैक्ट सामने आए हैं कोविड में, तो बड़े मामला ख़राब रहे हैं लोगों के। अच्छा, तो अभी हम बात कर रहे थे बिजनेस साइकिल की, तो बेटा मैं वो रिलेट कर रहा था कि मैंने देखा है लोगों ने बड़ी चीज़ें बेची हैं। तो मैं उस जगह पे एक दो अपने कोलीग से बात कर रहा था कि अगर किसी ने कोई गाड़ी खरीदनी है, अगर किसी ने कोई एसेट्स परचेज करने हैं, तो दैट वाज द बेस्ट टाइम, बिकॉज लोग जो हैं वो चीज़ें बेचने के लिए तैयार थे, इवन एट लोअर प्राइसेस, क्योंकि उनके हालात बड़े ख़राब थे। ठीक है, तो वो उस टाइम पे हमारे लोगों ने परचेजिंग भी की है। जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स थे उन्होंने वो डिफरेंट लॉजिस्टिक्स, डिफरेंट घर की चीज़ें, डिफरेंट जो है ना, कुछ ने गाड़ियाँ चेंज कर ली हैं जो कि उनको थोड़ी मुनासिब मिल गई थी, कुछ ने बाइक्स लेनी थी तो बाइक परचेज कर ली, तो इसी तरह अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक दैट वाज अ वेरी बेस्ट टाइम when people were ready to sell their assets below the you can say एक्सपेक्टेड प्राइस जो वो डिमांड कर रहे थे। अच्छा, तो बिजनेस साइकिल या ट्रेंड का इन्वेस्टर को पता होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? बिजनेस मार्केट में जो इकोनॉमी का ट्रेंड चल रहा होता है बेटा, स्टॉक मार्केट का भी ट्रेंड उसी तरह से चल रहा होता है। अगर इकोनॉमी पॉजिटिव ट्रेंड पे है तो स्टॉक प्राइसेस भी अच्छी चल रही होंगी, अगर इकोनॉमी में डिक्लाइन आ रहा है तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट स्टॉक मार्केट में और या स्टॉक प्राइसेस पे भी आता है। तो बिजनेस साइकिल का को देखना बड़ा ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं बेटा कंपोजिट इकोनॉमिक इंडेक्स की। एक चीज़ अभी हम बिजनेस साइकिल की बात कर रहे थे, जिससे पता चलता है कि इकोनॉमी में एक्सपेंशन आ रही है या कॉन्ट्रैक्शन आ रही है। एक इन्वेस्टर के लिए ये समझना कि इस वक्त इकोनॉमी में कौन सा फेज़ है, हम हम इकोनॉमी एक्सपेंड कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, या रिकवरी फेज़ में है, या डिक्लाइन है, या फिर बूम पे हैं, या डिप्रेशन पे हैं। तो एग्जैक्ट फेज़ को की असेसमेंट बड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होती है। इतनी आसानी से हम ट्रेस नहीं कर पाते कि इकोनॉमी की फेज़ क्या है। तो डिफरेंट इंडेक्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं हमें कि हम अंदाज़ा लगा सकें कि हमारी इकोनॉमी इस वक्त किस फेज़ से गुजर रही है।
अब वो इंडेक्स किसी भी बेस पे बनाया जा सकता है, वो एम्प्लॉयमेंट लेवल की बेस पे बनाया जा सकता है बेटा, वो इंटरेस्ट रेट की बेस पे बनाया जा सकता है, इनकम लेवल की बेस पे बनाया जा सकता है। तो इट डिपेंड्स कि आपने कौन सा इंडिकेटर पकड़ा हुआ है। बेटा देखिए, अगर मैंने एक किसी कंपनी, फॉर इंस्टेंस अगर मैंने किसी कंपनी की परफॉर्मेंस चेक करनी है, तो परफॉर्मेंस के लिए अगेन डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं। मैं उसकी रिटर्न ऑन एसेट निकाल सकता हूँ, डिफरेंट रेशियोज हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी निकाल सकता हूँ, अर्निंग्स पर शेयर, एक शेयर के बदले में कंपनी कितना कमा रही है वो रेशियो है। तो डिफरेंट बड़े ज़्यादा आपके पास इंडिकेटर मौजूद होते हैं। तो आप अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो इम्पोर्टेंट इंडिकेटर्स हैं वो देख के आप लोग उसके इंडेक्स जो है वो बना सकते हैं। इंडेक्स यहाँ बने बनाए इंडेक्स मिल जाते हैं और उन इंडेक्स से आपको ओवरऑल ट्रेंड का पता चलता है। इंडेक्स की बात भी हम लोगों ने कर ली। यहाँ पे बेटा एक चीज़ मैं बात करूँगा बबल की। ये बबल क्या की है? बबल ये वो डिंग डोंग बबल नहीं है ये बबल है कि व्हेन स्पेकुलेशन फेज एसेट्स प्राइसेस द अनसस्टेनेबल हाइट्स। बेटा अनसस्टेनेबल हाइट्स, एक बबल क्रिएट होना इस चीज़ को कहते हैं कि समटाइम स्पेकुलेशंस के साथ इन, या आप कह लो कि हमारा इन्वेस्टर्स की बायसनेस के साथ किसी भी स्टॉक प्राइस में एक इंक्रीज आ जाता है और वो इंक्रीज आता जाता है आता जाता है आता जाता है और दैट इज, हम कहते हैं कि एक बबल क्रिएट हो रहा है ड्यू टू स्पेकुलेशन। ये सस्टेनेबल नहीं होता, दैट इज अनसस्टेनेबल, ये ब्रेक हो जाता है। तो स्टॉक ये बबल्स जो है समटाइम लोग इस इन बबल्स से गलत प्रेडिक्ट कर जाते हैं कि मार्केट तो बड़ी अच्छी जा रही है। बबल जो होता है वो इन्वेस्टर्स की बायसनेस से भी क्रिएट हो सकता है, इन्वेस्टर्स की रॉन्ग एक्सपेक्टेशन से या स्पेकुलेशन से भी क्रिएट हो सकता है। तो इसको भी कंसिडर किया जाता है कि क्या ये एक बबल क्रिएट तो नहीं हो रहा, प्राइसेस ऊपर जा रही है, हम कह रहे हैं जी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, इसके पीछे हो सकता है कि हमारा इन्वेस्टर जो है वो बायस्ड हो या साइकोलॉजिकल, वो इसको ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर रहा हो स्टॉक को। अच्छा, बबल की बात के बाद बेटा हम बात करते हैं फोरकास्ट ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी को फोरकास्ट करना बड़ा ज़रूरी है। एक तो करंट ट्रेंड का पता चल गया कि जीडीपी क्या चल रही है, इंटरेस्ट रेट्स क्या है, इन्फ्लेशन रेट क्या है। तो अब ये फोरकास्टिंग क्यों की जाती है? और दूसरे नंबर पे फोरकास्टिंग जो है डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ज़रूरी होती है। आज हमारी जीडीपी बहुत अच्छी है, फॉर इंस्टेंस मिसाल के तौर पे, क्या ये हमेशा ठीक रहेगी? नहीं। वी मस्ट कंसिडर द फ्यूचर। एज एन इन्वेस्टर हमें कल का भी पता होना चाहिए और लाजमी पता होना चाहिए। तो इसलिए इकोनॉमी को फोरकास्ट भी किया जाता है, उसके लॉन्ग रन में देखा जाता है कि हमारा और अच्छे डिसीजन बेटा बेटा वही होते हैं जो लॉन्ग रन को देख के किए जाएं। शॉर्ट रन के डिसीजंस आपको ज़्यादा शॉर्ट रन बेनिफिट देते हैं। इन द लॉन्ग रन देखा जाता है इकोनॉमी आपको किस साइड में जा रही है। अच्छा, ये कुछ चीज़ें बेटा आप लोगों ने देख लेनी है। अब यहाँ पे एक चीज़ आई है जी, स्टॉक मार्केट एंड इकोनॉमी के। बेटा हम लोग इकोनॉमी को तो स्टडी कर रहे हैं, व्हाई वी आर स्टडिंग द इकोनॉमी? वी आर स्टडिंग द इकोनॉमी बिकॉज देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमी एंड स्टॉक मार्केट। एक अच्छी डायरेक्शन इकोनॉमी की स्टॉक मार्केट पे पॉजिटिव इफेक्ट लाती है, और अगर इकोनॉमी में डिक्लाइन आ रहा है, इकोनॉमी क्राइसिस में है, तो उसका इफेक्ट 100% स्टॉक मार्केट में आएगा। अच्छा, द मार्केट एंड द इकोनॉमी आर क्लोजली रिलेटेड बट स्टॉक प्राइसेस टिपिकली टर्न बिफोर द इकोनॉमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज जो हमारे लेक्चर का कंसर्न था, दैट वाज बेसिकली टू एनालाइज द ओवरऑल इकोनॉमी फॉर मेकिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ओवरऑल इकोनॉमी की एनालिसिस के लिए हमने जीडीपी की बात की, ओवरऑल इकोनॉमी के एनालिसिस के लिए हमने डिफरेंट इंडिकेटर्स की बात की, और ये भी हमने देखा
कि स्टॉक मार्केट का और इकोनॉमी का बड़ा क्लोज रिलेशनशिप होता है। बेटा इकोनॉमी में आपके डिफरेंट फैक्टर्स हैं, इसमें आप पॉलिटिकल फैक्टर्स देख सकते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स हैं और लीगल फैक्टर्स हैं। ये तमाम फैक्टर्स दैट आर अवेलेबल इन द इकोनॉमी और ये इफ़ेक्ट करते हैं आपकी मार्केट को, स्टॉक मार्केट को। अच्छा अच्छा बेटा फोरकास्ट की हम बात कर रहे थे। फोरकास्ट मार्केट का जो स्टॉक इकोनॉमी की जो फोरकास्टिंग है, इसमें दो दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। नंबर वन इज इंटरेस्ट रेट एंड सेकंड वन इज कारपोरेट प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड कारपोरेट प्रॉफिट। व्हाई इंटरेस्ट रेट आर सो इम्पोर्टेंट? बड़े एंगल्स में इसकी एक्सप्लेनेशन की जा सकती है। मैं बड़ी सादी सी एग्जांपल रखता हूँ। आपकी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं इकोनॉमी में वो इंटरेस्ट रेट पे चल रही होती है। मिसाल के तौर पे बेटा दो तरह के इन्वेस्टर होते हैं, एक जो रिस्क टेकर होते हैं, दूसरे जो रिस्क अवर्स होते हैं। ये बात आपने समझनी है। मैं एक एंगल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आपको होपफुली बड़ी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी इंटरेस्ट रेट्स कैसे इन्वेस्टमेंट्स को ड्राइव करते हैं। अच्छा, दो तरह के इन्वेस्टर्स की बात कर रहे थे हम लोग, एक रिस्क टेकर एंड सेकंड वन इज रिस्क अवर्स। जनरली हम लोग रिस्क अवर्स होते हैं, रिस्क टेकर हम लोगों में कम लोग होते हैं। और इस रिस्क टेकर और रिस्क अवर्स का एज के साथ भी बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप है। यंग लोग थोड़े से रिस्क टेकर कंपेरेटिवली होते हैं और जो एजड होते हैं वो आपके कंपेरेटिवली रिस्क अवर्स होते हैं। और आप अपनी इकोनॉमी की अंदाज़ा लगा लें, जनरली हमारे लोग अपने फंड्स एक्यूमुलेट करते 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 अपनी जो है वो दे गेट ओल्डर और तब दे टेंड टू बी रिस्क अवर्स। तो जनरली हमारे यंगस्टर्स के पास उतना पैसा नहीं होता कि वो रिस्क लें। तो डेफिनेटली जो ज़्यादा ट्रेंड है वो ज़्यादा लोग हैं वो रिस्क अवर्स होते हैं। अच्छा, मैं एक इंडिविजुअल की एग्जांपल लूँगा। आपने आपने नेशनल सेविंग्स के बारे में सुना होगा, सेविंग सर्टिफिकेट्स जो लिए जाते हैं, प्राइस बॉन्ड्स, तो आपको सारों को पता होगा। नेशनल सेविंग सेंटर में डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती हैं। आप वहाँ पे बैंक अकाउंट भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, उनसे जो है वो सर्टिफिकेट्स परचेज कर सकती है जिसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। और इसके अलावा आप प्राइस बॉन्ड भी ले सकते हैं। अच्छा, मैं उनकी एक प्रोडक्ट की बात करूंगा, दैट इज़ अ डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट या बहबूद सर्टिफिकेट्स हैं उनके। उन सर्टिफिकेट्स पे रिसेंटली प्राइस जो इंटरेस्ट रेट है वो डिक्लाइन हो गया, बड़े कम कर दिए हैं रेट गवर्नमेंट ने। इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग सर्टिफिकेट्स। अब हमारा बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर, बहुत ज़्यादा लोगों ने सेविंग सर्टिफिकेट्स में इन्वेस्ट किया हुआ था, जिनमें से मैं पर्सनली एक दो को जानता हूँ। तकरीबन उनकी कोई 20 मिलियन के करीब उनकी इन्वेस्टमेंट थी, 20 मिलियन। तो 20 मिलियन अब जब उन्होंने इन्वेस्ट किया तो उसकी जो है वो प्राइस, जो इंटरेस्ट रेट है वो ज़्यादा थे। लेट्स सपोज 10-11% थे। 1 लाख के ऊपर उन्हें 11% मिल रहा था। 1 लाख के ऊपर उन्हें 11% के हिसाब से एनुअली 11,000 रुपये मिल रहा था। और इसी तरह 20 मिलियन को इससे मल्टीप्लाई कर ले तो वो पर एनम एक इनकम बन जाती है। अच्छा, इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन, उसमें फॉल आ डिक्लाइन आ गया, गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिए। लेट्स सपोज वो 7% पे आ गए हैं आफ्टर टैक्स। पहले उन्हें 11,000 मिल रहा था, अब उन्हें 7,000 मिल रहा है। तो 11 से 7 में आपकी इनकम आ जाए, मैं ये अभी पर लैख की बात कर रहा हूँ, 1 लाख की।
इसको 20 मिलियन में ले जाएं तो बहुत ज़्यादा पैसे जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। अब दे आर ही द पर्सन इज डिस्करेज्ड, वो डिस्करेज हो गए हैं कि यार यहाँ से पैसे उठा लेने हैं और अब मैं कहीं और इन्वेस्ट करने हैं। तो आप देखें कि एक इंटरेस्ट रेट के कम ज़्यादा होने से एक इन्वेस्टर मुतासिर हुआ है और वो कह रहा है कि मैंने एक इन्वेस्टमेंट उठा के कहीं और कर लेनी है। तो इट मीन्स इट्स अ बिग फैक्टर। इंटरेस्ट रेट आपके जो इन्वेस्टर्स हैं अगर वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो आप उनको इफेक्ट अपील करेंगे और वो लोग हमारे जो फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़ की तरफ मूव करेंगे। और अगर इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाते हैं तो लोग फिक्स इनकम सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स भी कहते हैं, उनसे निकल के वो लोग चले जाते हैं शेयर्स की तरफ। तो इन्वेस्टर्स का बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से। सेकेंड वन इज एक्सपेक्टेड कारपोरेट प्रॉफिट। या भी एक्सपेक्टेड कारपोरेट प्रॉफिट, बेटा कारपोरेट प्रॉफिट से भी हम जो है वो फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि भाई कार कंपनीज जो हैं वो कितना फ्यूचर में प्रॉफिट कमाएंगी। तो ये इसके फोरकास्ट ऑलरेडी अवेलेबल भी होते हैं फ्रॉम डिफरेंट फर्म टू फर्म और सेक्टर टू सेक्टर। उससे भी ओवरऑल मार्केट का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब बेटा ये कुछ थोड़ी सी बातें हैं कि आप लोग बाकी चीज़ें आप खुद देख लीजिएगा। अदर अप्रोचेस टू असेसिंग द मार्केट्स लाइकली डायरेक्शन, मार्केट की डायरेक्शन के लिए और भी डिफरेंट अप्रोचेस हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट अप्रोच है मार्केट प्राइस अर्निंग रेशो। ये प्राइस अर्निंग रेशो क्या होती है? बड़ी इंपॉर्टेंट ये रेशो है जिससे हम डायरेक्शन पता करते हैं स्टॉक मार्केट की। प्राइस अर्निंग रेशो, प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। इसका मतलब है ये रेशियो बताती है कि हम ये इन्वेस्टर जो है किसी भी स्टॉक से 1 रुपया कमाने के लिए कितने पैसे देने के लिए तैयार है। 1 रुपया या 1 रुपये की इनकम के लिए हाउ मच ही इज विलिंग टू पे, दैट इज अ प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो के कम या ज़्यादा होने से भी हम मार्केट के ट्रेंड का अंदाज़ा लगा लेते हैं। सेकंड वन इज इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट्स की भी बात हो रही थी और अभी मैंने उसको एक्सप्लेन किया है बेटा कि इंटरेस्ट रेट से भी इकोनॉमी के ट्रेंड का पता चलता है। और इंटरेस्ट रेट को देखने के लिए आपको मॉनिटरी पॉलिसी देखनी पड़ती है। मॉनिटरी पॉलिसी बेटा दो तरह की पॉलिसीज होती हैं गवर्नमेंट में, एक मॉनिटरी है और दूसरी फिस्कल पॉलिसी है। फिस्कल पॉलिसी में टैक्सेस की बात की जाती है, बजट्स की बात की जाती है। जो मॉनिटरी पॉलिसी है इसमें मनी सप्लाई को जो है वो कंट्रोल किया जाता है, जिसमें इन्फ्लेशन की बात आ जाती है, जिसमें स्टेट बैंक की बैंकिंग सिस्टम आ जाता है जिसके अंदर अब मनी सप्लाई को कंट्रोल क्यों किया जाता है ताकि ओवरऑल जो है वो प्राइसेस कंट्रोल की जा सके। और क्या उसे कहते हैं इन्फ्लेशन जो है वो इसी पॉलिसी का हिस्सा होती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। तो मॉनिटरी पॉलिसी से अंदाज़ा हो जाता है कि आपकी इकोनॉमी में क्या ट्रेंड आ रहा है। मॉनेटरी पॉलिसी की वर्डिंग लोग देख रहे होते हैं और उसे अंदाज़ा हो जाता है कि भाई गवर्नमेंट अब जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है, ये कम कर रही है। इसका इम्पैक्ट क्या आएगा लोगों की पर्सनल इनकम पे, इसका इम्पैक्ट क्या आएगा ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर, इसका इफेक्ट क्या आएगा डिमांड साइड पे, इसका इफेक्ट क्या आएगा सप्लाई साइड पे। तो डिमांड एंड सप्लाई से ही तो बेटा प्राइसेस सेट होती हैं। तो उससे काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाता है। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे, चौथे नंबर पे वॉलेटिलिटी की। तो मार्केट में जितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, वॉलेटिलिटी मींस मूवमेंट इन प्राइसेस। तो प्राइसेस जितनी ज़्यादा मूव कर रही हैं उतना रिस्क ज़्यादा होता है। तो प्राइसेस जितनी लेस वॉलेटाइल होती है उतना रिस्क कम होता है। तो ये भी एक डिटर्मिनेंट है स्टॉक मार्केट की मूवमेंट का। तो बेटा दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आज हमने जो देखा है टॉप टू डाउन अप्रोच की बात की,
टॉप टू डाउन अप्रोच में एक इन्वेस्टर जो है वो कैसे एनालाइज करता है सिक्योरिटीज़ को, स्टॉक मार्केट में डिसीजन मेकिंग कैसे करता है। सबसे पहले उसने इकानमी को देखना है, इकानमी के ट्रेंड्स को देखना है, इकानमी की परफॉर्मेंस को चेक करना है, इंडिकेटर्स देखने हैं। इसके अलावा वो स्पेसिफिक सेक्टर की बात करें तो सेक्टर की परफॉर्मेंस चेक की जाती है। बेटा मैंने आपको बताया था स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पे जाकर डिफरेंट सेक्टर्स को देखा करें। जैसे कोविड में तमाम सेक्टर्स में नेगेटिव डिक्लाइन था। एक एक्सेप्शनल जो सेक्टर थे दैट वाज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में थोड़ा सा इंक्रीज आया, ग्रोथ हुई थी, बाकी सारे सेक्टर जनरली डिक्लाइन में थे। तो आपके जो सेक्टर्स हैं किसी भी टाइम स्टॉक मार्केट की वेबसाइट से उसकी ट्रेंड्स का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा थर्ड जो प्रोसेस था या थर्ड स्टेप था उसमें इंडिविजुअल स्टॉक की प्राइस देखी जाती है या इंडिविजुअल स्टॉक को देखा जाता है जिसमें एक इन्वेस्टर इंटरेस्टेड होता है। लेकिन आज हम जो है हमने मार्केट पे फोकस किया, दैट वाज ओनली द फर्स्ट स्टेप। मार्केट को कैसे मेजर किया जा सकता है, इसके कौन कौन से इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं, उसके ऊपर हमने बातचीत की। तो इंशाल्लाह बेटा होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में हम इसी को आगे लेके चलेंगे, स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट एनालिसिस। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।